बच्चों, आप लोगों ने पार्ट 1 में आप लोगों की ऑनलाइन जो क्लासेस प्रारंभ हुई, इसमें पार्ट 1 में आप लोगों ने धरातल का रूप बदलने वाले कार्य के बारे में जानकारी ली। आज हम उसी में वह आंतरिक शक्तियों के द्वारा धरातल के रूप को बदलने वाले कौन कौन से कारक हैं, उसकी जानकारी हमने आपको पार्ट 1 में दी थी। और पार्ट 2 में धरातल के स्वरूप को बदलने वाली बाह्य शक्तियों का तात्पर्य कि जो हमारे धरातल के ऊपरी सतह को या धरातल की सतह को किस रूप में, बाहरी शक्तियाँ का तात्पर्य होता है कि जैसे पवनों के द्वारा या जल या वर्षा के द्वारा हमारे धरातल का रूप कैसे परिवर्तन होता है। तो बाह्य शक्तियों के माध्यम से जैसा कि हम जानते हैं, पवनों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से और समुद्रों के माध्यम से हमारे धरातल का स्वरूप जो है ये भी परिवर्तित होता है। तो आज हम आप लोगों को पहले तो धरातल के स्वरूप को बदलने वाले मुख्य कारकों के बारे में, मुख्य जो इसके कारक हैं, नदी के द्वारा। नंबर 2, पवनों के द्वारा। नंबर 3 है समुद्र के द्वारा। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना है, इससे पूर्व में हमने धरातल का रूप बदलने वाले कारकों के अंतर्गत जो है हमने आंतरिक का तात्पर्य कि हमारी पृथ्वी की सतह के अंदर जो हलचलें होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उससे होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया था। लेकिन इस पार्ट 2 में हम जो है हमारे धरातल के स्वरूप को बदलने वाले कारकों में बाह्य कारक या बाहरी कारक वाह्य कारक या बाहरी कारक, यानी बाहरी कारक का तात्पर्य होता है कि हमारे धरातल की सतह के ऊपर किन किन शक्तियों के द्वारा जो है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी परिवर्तन, कुछ परिवर्तन तो जो है प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, तो आज हम प्राकृतिक ही परिवर्तनों की बात कर रहे हैं। बाह्य कारक में प्राकृतिक जो है प्राकृतिक कारक का अध्ययन कर रहे हैं। प्राकृतिक कारक के अंतर्गत ये सारे कारक आते हैं। नंबर 1 है नदी के द्वारा धरातल का रूप परिवर्तित होता है। नंबर 2, पवनों के द्वारा धरातल का रूप परिवर्तित होता है। और नंबर 3 है समुद्र के द्वारा धरातल का रूप परिवर्तित होता है। आज हम आप लोगों को विस्तृत रूप में इन तीनों कारकों के माध्यम से कैसे परिवर्तन होता है उसके बारे में जो है जानकारी देंगे। तो थोड़ा सा आप लोग बच्चों ध्यान दीजिए। आज हम आपको पहला मुख्य कारक जो है नदी के द्वारा जो है हमारे धरातल का बाह्य स्वरूप कैसे परिवर्तित होता है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे।
के द्वारा धरातल का स्वरूप बदलने वाले कारक। नदी के द्वारा धरातल का स्वरूप बदलने वाले कारक। तो बच्चों, जैसे कि हम आप जानते हैं कि नदियाँ यह भी एक प्रकार से हमारी प्राकृतिक रूप से धरातल को किसी न किसी रूप में परिवर्तित करती रहती हैं। हम सभी जानते हैं कि नदियों का उद्गम स्थल, नदियाँ जो है यह ऊंचे भूभागों या पर्वतीय भूभागों या पहाड़ी भूभागों से जो है इनका उद्गम होता है, निकलती हैं। और जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि पर्वतों की ऊंचाई जो है अत्यधिक होने के कारण जब वहाँ से नदियों के जल प्रवाह, नदियों का जल तीव्रता से मैदानी भागों की ओर, जैसा कि एक सिद्धांत है, हम सभी जानते हैं कि पानी ऊंचे भूभाग से ढलान की तरफ या नीचे भूभाग की तरफ बहुत ही तेजी से भागता है, बहता है, जिसे कहते हैं। तो नदियाँ जो है जहाँ से इनका उद्गम होता है या पर्वतीय क्षेत्रों से जब इनका उद्गम होता है, मान लीजिए यहाँ से नदी का उद्गम हो रहा है, तो वह बहुत ही तीव्रता से बहते हुए मैदानी भागों की ओर या जहाँ पर उसे ढाल मिलता है उस तरफ जो है पानी का बहाव होता चला जाता है। तो इस प्रकार नदियाँ कौन कौन से कार्य करती हैं, ये हमें अब देखना है कि नदियों के द्वारा कौन कौन से कार्य जो है संपादित किए जाते हैं। पहला होता है नदी के द्वारा जो है अपर्दन का कार्य। नंबर 1, नदी के द्वारा अपर्दन का कार्य प्रारंभ होता है। फिर उसके पश्चात होता है नंबर 2 जो है अपर्दन के पश्चात परिवहन। अपर्दन का आशय होता है काटना या कटाव करना। धरातल की सतह को काटने का कार्य जो है जल के द्वारा या नदी के द्वारा किया जाता है। दूसरा, जो काटे हुए पदार्थ जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर जो है, बारीक मिट्टी के कण, मोटे मिट्टी के कण इत्यादि, यह सभी जो है जल के माध्यम से नदी अपने साथ परिवहन का तात्पर्य होता है ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। तो पहला कार्य नदी का होता है अपर्दन करना और दूसरा कार्य होता है परिवहन। उन काटे हुए पदार्थों को, चट्टानों को या चट्टानों के टुकड़ों को अपने साथ बहाकर ले जाना। उसके पश्चात आता है नंबर 3 जो है ये नदी के कार्य हैं, नदी के द्वारा किए गए कार्य अपर्दन, परिवहन। और नंबर 3 होता है निक्षेपण। निक्षेपण या निक्षेपित करना। निक्षेपण का तात्पर्य होता है कि अपने साथ जो भी मलबा या जो भी गाद अपने साथ बहा कर ले जाता है, वह धीरे धीरे उसका निक्षेपण का कार्य, यानी पानी धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। जब पानी की गति कम हो जाती है, उसकी गति धीमी हो जाती है, तो वह धीरे धीरे निक्षेपण का कार्य प्रारंभ कर देता है। तो यह नदी के द्वारा जो है अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण के माध्यम से, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण, इन तीनों क्रियाओं के माध्यम से हमारे धरातल के रूप या धरातल के स्वरूप को बदलने का कार्य किया जाता है। तो थोड़ा सा बच्चों हम आप एक फिगर के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे
कि जैसा कि हम सभी ने अध्ययन किया है, पढ़ा है कि पर्वत या नदियों का उद्गम स्थल वह पर्वतीय भूभागों से प्रारंभ होता है और पर्वतों से नदियाँ पर्वतीय भागों को काटते छाटते मैदानी भागों से होते हुए कहाँ पर जाकर जो है महासागरों में वह जो है गिरती हैं या महासागरों में उनका जो है अंत होता है। तो उद्गम से लेकर अंत तक किस किस प्रकार की क्रियाएं नदियों के द्वारा जो है संपन्न की जाती हैं, उसमें बहुत से स्थानों पर जैसे आप देख रहे हैं कि मान लीजिए ये आपका पर्वतीय क्षेत्र, फिर उसके बाद मैदानी क्षेत्र से फिर ये आपका महासागर। और ये आपका महाद्वीपीय स्थल या महाद्वीपीय भाग। अब महाद्वीप आपका कहीं कहीं पर बहुत ऊंचा है, कहीं पर समतल है, कहीं पर नीचा है, किस प्रकार से है धरातल का स्वरूप हम सभी जानते हैं। अब महाद्वीप का तात्पर्य महाद्वीप के ऊपर जहाँ पर जो है आपकी पर्वतमालाएं या ऊंचे भूभागों का निर्माण होता है। हम आप जानते हैं कि जैसे हमारे देश में भारत में अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल वह हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं या हिमालय पर्वतमाला पर या हिमालय पर्वत श्रृंखला पर पाए जाते हैं। तो नदियाँ वहाँ से जो है अपना बहाव का कार्य यानी जल वहाँ से, और वहाँ पर जल कहाँ से, जैसे वर्षा के माध्यम से, या हम जानते हैं कि पर्वतों पर अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण वहाँ पर तापक्रम कम रहता है और वहाँ पर बर्फ़ जो है अधिक पड़ती है, बर्फबारी होती है। और बर्फ़ पड़ने के साथ साथ जब पूरा पर्वतीय क्षेत्र बर्फ़ से आच्छादित हो जाता है और जब मानसून या मौसम में परिवर्तन होता है, ग्रीष्मकाल का मौसम आता है, वही बर्फ़ पिघल कर पानी के रूप में परिवर्तित होकर, जल के रूप में या परिवर्तित होकर वह जो है ऊंचे स्थानों से नीचे स्थानों की ओर बहना प्रारंभ कर देती है। उसी से जो है नदी का रूप धारण हो जाता है या नदी जो है वह अपना मार्ग प्रशस्त कर लेती है और वह पर्वतीय भागों को तोड़ते फोड़ते काटते पीटते मैदानी भागों की ओर तीव्रता से भागती है। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जहाँ पर ये नदी का मान लीजिए मार्ग है। अब नदी का जो कार्य है, मान लीजिए नदी का उद्गम स्थल यहाँ से प्रारंभ होता है, यहाँ तीव्र ढाल होने के कारण नदी का सर्वप्रथम कार्य होता है अपरदन का। यहाँ पर नदी तेजी से जो है ये चट्टानों को या शैलों को काटती है और काटने के साथ साथ दूसरा कार्य परिवहन का मतलब जो भी चट्टानों के अंश टुकड़े काटती है उसे जो है तेजी से बहाकर जो है ये मैदानी भागों की ओर ले जाती है। और कहीं कहीं पर मैदानी भागों में जहाँ पर हम देखते हैं, दूसरी आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि जहाँ पर नदी का तीव्र ढाल होता है वहाँ पर नदी की चौड़ाई अत्यधिक नहीं होती, वहाँ पर नदी की घाटी गहरी और सकरी होती है। इस चीज़ को हम आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि वहाँ पर नदी की घाटी गहरी और सकरी होती है। लेकिन जैसे जैसे ये नदी मैदानी भागों में पहुँचती है, मैदानी भागों में पहुँचने में पानी का वेग या पानी का बहाव वह मंद पड़ना प्रारंभ हो जाता है। जहाँ पर पानी का बहाव मंद होना प्रारंभ हो जाता है
वहीं से नदी जो है अपने साथ अपरदन के द्वारा जो गाद, जिसे हम गाद कहते हैं या आप राय पदार्थ भी कह सकते हैं, कि जो चट्टानों के चूर्ण जिसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू इत्यादि सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, ये सभी चीज़ें जो है बहाकर ले जाने में धीरे धीरे जब नदी का बहाव मंद होता है, धीमा होता है, तो यह धीरे धीरे असमर्थ होने लगता है। तो यहीं से इसका तीसरा कार्य निक्षेपण भी जो है प्रारंभ हो जाता है। तो जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये निक्षेपण का कार्य भी प्रारंभ करना शुरू कर देती है। और यहाँ पर मैदानी भागों में नदी का मार्ग बहुत ही विस्तृत या चौड़ा हो जाता है। नदी का मार्ग जो है वह चौड़ा हो जाता है। यहाँ पर नदी का मार्ग चौड़ा हो जाता है और चौड़ा होने के साथ साथ उसका बहाव भी मंद हो जाता है। चौड़ा होने के साथ साथ बहाव भी मंद हो जाता है, धीमा हो जाता है। इस चीज़ को हम आप ध्यान रखेंगे। तो जब बहाव मंद हो जाता है तो नदी अपने साथ अपरदन के माध्यम से परिवहन का जो कार्य कर रही है उसमें जो है उसे बाधा उत्पन्न होती है और यहीं से वह नदी के तलहटी में या नदियों के किनारे, तलहटी का मतलब बीच में मध्य भाग में और किनारे जो है दोनों तटों पर निक्षेपण का कार्य प्रारंभ कर देती है। तो इससे कभी कभी क्या होता है, नदी अपने मार्ग को भी परिवर्तित कर लेती है। अब बच्चों हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं कि हमारे धरातल का रूप कैसे प्रभावित हो रहा है नदी के द्वारा या कैसे बदल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया इस पर्वत की संरचना इस प्रकार से थी, लेकिन जब नदी का यहाँ से उद्गम होने के साथ साथ ये पर्वत को जो है काटती बहाती सकरा करते हुए चली जाती है और उसके बाद जहाँ पर आगे ये घाटी में पहुँचती है या घाटी के बाद मैदानी भागों में पहुँचती है तो यहाँ पर भी चट्टानों को तोड़ देती है। कभी कभी प्रारंभ में मान लीजिए नदी इस भाग से होकर बह रही है, कभी कभी यहाँ पर अत्यधिक वेग होने के कारण धीरे धीरे इस मैदानी भाग को नदी काटकर इस रूप में इस मार्ग को परिवर्तित करके इस मार्ग से बहना प्रारंभ हो जाती है। और यह धार कभी कभी नदी के द्वारा जो है ये निक्षेपण का कार्य करके इसको जो है पूर्ण रूप से ढाँट दिया जाता है या वहाँ पर गाद जमा हो जाती है। ये यदि नहीं जमा होती तो यह जो है एक गोखुर झील के जैसे, गोखुर का तात्पर्य होता है गाय का पाँव या गाय का खुर, तो उस आकृति नुमा एक झील या तालाब की स्थिति बन जाती है। तो वहाँ पर भी जो है जल की मात्रा रहती है, लेकिन यह नदी का जो मुख्य बहाव था इस मार्ग से न होकर अब नदी जो है इस मार्ग से बहना परिवर्तित हो जाती है। तो हम आप देख रहे हैं कि हमारे धरातल को कैसे जो है नदी जो है परिवर्तित कर रही है। और मैदानी भागों में भी हम आप कभी कभी जो है नदियों के तट पर या नदियों में स्नान करने, जैसे हम आप गंगा जी में जो है हमारे आपके समीप है इलाहाबाद में, तो हम आप देखते हैं कि वहाँ पर अगर आप कभी जाते हैं तो नदी किसी वर्ष मान लीजिए इस स्थान से प्रवाहित हो रही है, लेकिन अगले वर्ष आप देखेंगे कि वहाँ पर रेत और बालू के कीलों का निर्माण या रेत या बालू का जमाव हो जाता है और नदी अपना बहाव उस स्थल को छोड़कर इस स्थान से प्रारंभ कर देती है। ये हो गया, इस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। और दूसरा, जब महासागर, जहाँ पर नदी महासागर में मिलती है
उस महासागर तक पहुँचते पहुँचते नदी जो है वह उसकी गति बिल्कुल ही बंद हो जाती है। दूसरी भाषा में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सिद्धांत है कि जब जैसे बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वह धीरे धीरे बड़ा होता है और होता है जो है वह बाल्यावस्था में पहुंचता है, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में पहुंचता है।